नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों आज इस क्लास में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कथा शिक्षण। कथा शिक्षण, जी हां, कथा शिक्षण। और उच्चारण शिक्षण। जानते हैं मित्रों कथा क्या होती है? कथा होती है गद्य, कहानी। और गद्य शिक्षण मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फिर कथा शिक्षण काहे का? एग्जामिनर जैसा भी वो प्रश्न दे, हर प्रश्न का उत्तर देना बहुत जरूरी है। उच्चारण शिक्षण, उच्चारण का मतलब है आपका बोलने का तरीका, शुद्ध उच्चारण से है इसका अभिप्राय। आइए मित्रों आज हम बात करते हैं कथा शिक्षण से, कथा क्या होती है और किस तरह से इसकी विधियां हमें बालक को समझानी है। तो आप पहले समझिए और फिर कथा बालक को अपने आप समझ में आ जाएगी। कथा क्या होता है? सबसे पहले देखो, वह सार्थक शब्दों से युक्त अनुच्छेद। सुनिएगा क्या कहा है मैंने, वह सार्थक शब्दों से युक्त अनुच्छेद या वाक्य जो प्राचीन अनुभवों का दर्पण हो। कथा क्या होती है? हमेशा आज की नहीं होती है, पहले की ही होती है। लेकिन क्या कहा? वाक्य जो प्राचीन अनुभवों का दर्पण हो तथा जिससे बालकों को नीति ज्ञान दिया जा सके, वह कथा या कहानी कहलाती है। या तो कथा कहलाएगी या फिर वो कहानी कहलाएगी। वह सार्थक शब्दों से युक्त अनुच्छेद या वाक्य जो प्राचीन अनुभवों का क्या हो भाई? दर्पण हो। प्राचीन अनुभवों का दर्पण कथा, कहानी। आप अपनी पिछली घटनाएं कक्षा 10वीं से में कैसे थे, कहानी के रूप में सुना रहे हैं। और उद्देश्य क्या लेके चल रहे हैं कि बालक को नीति ज्ञान का प्रयोग हो जाए, नीतियों पे चलना। कथा दो प्रकार की होती है, एक नीति कथा और एक लोक कथा। जी हां, नीति कथाएं की बात करें तो हमारे यहां बालक को पढ़ाने के लिए पंचतंत्र है। जी हां, पंचतंत्र है, हितोपदेश है और शिवराज विजयम है, जहां पर 10 कुमार चरितम है। हम उसे नीति से आधारित पंचतंत्र हितोपदेश से समझा सकते हैं। वहीं पर लोक कथाएं, लोगों की जो कथाएं हैं वो कहां मिलेंगी? गुणाढ़ हुआ है एक बहुत बड़ा गद्यकार जिन्होंने पुस्तक लिखी वृहत कथा। चलिए मैं भी एक कहानी के माध्यम से आपको यहां समझा देता हूं। गुणाढ़ की कहानी सुनाता हूं, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि कौन कैसे इस चीज को समझा जा सके। तो मित्रों सबसे पहले सोचिएगा, मैंने यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अब क्या है वो देखिएगा। कथा, लोक कथा में गुणाढ़ की सुना रहा हूं। गुणाढ़ कौन था मैं वो बताता हूं। मित्रों अवंती नरेश, यानी हम ये कह सकते हैं उज्जैन, एक प्राचीन काल की बात है। उज्जैन के जो राजा होते थे उनके दरबार में एक बहुत बड़े कवि थे गुणाढ़। गुणाढ़ व्याकरण के भी बहुत प्रकांड विद्वान थे। वहीं पर लोक कथाएं भी उन्हें बहुत शानदार आती थी। वृहत कथा, इन्होंने ग्रंथ लिखा वृहत कथा। किताब का क्या नाम था इनका? वृहत कथा। तो मित्रों इनके विषय में ही ये मैं कथा सुनाता हूं ताकि आपको कथा शिक्षण समझ में आए। एक बार की बात है, अवंती नरेश
जिनका विवाह 2 हो चुके थे। तीसरा विवाह अवंती नरेश ने एक 16 साल की युवा कन्या से विवाह कर लिया। उस समय अवंती नरेश की उम्र करीबन 35 वर्ष हो गया था, यानी 35 वर्ष की उम्र हो चुकी थी किसकी? अवंती नरेश की। और उनकी जो नई पत्नी है उसकी उम्र है कोई 15 से 16 वर्ष। ये दोनों के दोनों अपने राजमहल में स्विमिंग पूल, जो कि राजमहल में स्विमिंग पूल होता है, उसमें दोनों नहा रहे थे। दोनों अलग अलग कोने पे थे, एक सामने वाले कोने पर, एक इधर पानी के अंदर। अब जो राजकुमारी है, राजकुमारी नहीं कहूंगा, जो यहां पर अवंती नरेश की जो सबसे छोटी पत्नी है जिससे विवाह हुआ था, उसने क्या किया? राजा जी पर हाथों से पानी फेंक दिया। पानी लिया और पानी फेंक दिया। अब पानी फेंका गया तो राजा जी के मुंह पे गिरा तो राजा जी ने देखा, रानी भी हंस पड़ी कि वो परेशान हुए। तो राजा जी ने देखा कि वो हंसी है, तो राजा जी ने भी पानी उन पर फेंका। अब सोचिएगा, 15 साल की बालिका के हाथ बड़े छोटे छोटे होते हैं और पुरुष 35 साल का है, उसके हाथ, राजा है वो, बड़े और चौड़े हाथ होंगे तो पानी अधिक जाएगा। क्लियर सी बात है। तो रानी जो है वो परेशान हो गई राजा जी के पानी से। तो उन्होंने कहा, रानी ने क्या कहा? मां उदकम, मां उदकम। मां यानी नहीं, उदकम यानी जल, जल मत फेंको। लेकिन राजा जी को क्या समझ में आई? दूर थे ना वो, क्या समझ में आया? सुनाई दिया मोदकम। मां उदकम जोड़ जुड़ गया, मोदकम सुनाई दिया। और राजा जी जैसे ही तरणताल से बाहर निकले, यानी स्विमिंग पूल से, और बाहर रखे हुए जो लड्डू थे, क्योंकि स्विमिंग पूल के आसपास, क्योंकि पानी में जब नहाते हैं तो भूख ज्यादा लगती है, तो आसपास ही कुछ खाने का चीज रखी जाती है। अब हुआ क्या, लड्डू लेकर के रानी जी के पास आ गए। रानी जी ने कहा, ये लड्डू काहे को? बोले, तुमने तो कहा था मोदकम। रानी जी हंस पड़ी कि राजन, मैंने तो मां उदगम कहा था, मोदकम नहीं कहा। आपको तो व्याकरण का ही नॉलेज नहीं है। और हंस पड़ी। अब सोच के देखिएगा, राजा 35 वर्ष का हो गया, अर्थात प्रौढ़ अवस्था में आ रहा है, और वो थी किशोर अवस्था की। प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति को आगे नाराज हो गया। राज दरबार में गया, गुणाढ्य को बुलाया, कहा, गुणाढ्य मुझे आप व्याकरण सिखाएं, कितना समय लगेगा आपको व्याकरण मुझे सिखाने में? गुणाढ्य ने कहा, महाराज आप राज कार्य पे व्यवस्था में ध्यान दीजिए, ये व्याकरण की बातें छोड़िए। राजा ने कहा, नहीं राजपुरोहित जी आप मुझे सिखाइए, कितना समय लगेगा? तो गुणाढ्य जानता था कि व्याकरण सीखने में करीबन 9 वर्ष लगते हैं। जी हाँ, व्याकरण सीखने में 9 वर्ष लगते हैं, क्योंकि 8 अध्याय तो अष्टाध्यायी के पढ़ाए जाएंगे और फिर उसे रिवाइज करवाया जाएगा, तो 9 वर्ष लग जाते हैं। गुणाढ्य ने कहा, महाराज 9 वर्ष लगेंगे। राजा जी ने सोचा, 9 वर्ष तक मुझे रोज पत्नी व्याकरण के विषय में टॉर्चर करती रहेगी। ठीक, निराश हो गए। अब गुणाढ्य के ही एक शिष्य हैं महासेन, उनको यह पता चल गया कि राजा जी को व्याकरण सिखानी है। तो वह एक लालसा से, शिष्य एक लालसा से कि राजा जी के दिल में मेरी लिए जगह हो जाए, इसलिए महासेन जा पहुंचा राजा के पास और उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपको 6 माह में ही व्याकरण का ज्ञान दे दूंगा। ठीक है, मैं कहानी सुना रहा हूं, कथा, लोक कथा सुना रहा हूं, सुन लेना। अब हुआ क्या, राजा ने गुणाढ्य को बुलाया अगले दिन, कहा आपका शिष्य कह रहा है 6 महीने में सिखा दूंगा, आप कह रहे हो 9 वर्ष लगेंगे, ये क्या तरीका है? गुणाढ्य ने कहा, महाराज यदि महासेन 6 महीने में आपको व्याकरण सिखा दे तो मैं ये राज पुरोहित की गद्दी भी छोड़ दूंगा, और क्या छोड़ दूंगा, राज दरबार भी और राज्य भी छोड़ दूंगा। हो गई बात। अगले दिन महासेन ने महाराज को
व्याकरण सिखाना शुरू किया। राजा जी का अपमान हुआ था, ये गुणाढ़ को नहीं पता था, लेकिन महासेन को पता था कि राजा जी का अपमान हुआ है, राजा जी का अपमान हुआ है, जल्दी सीखेगा, अपमानित व्यक्ति जल्दी सीखता है। और जोश जोश में अष्टाध्यायी के 3978 सूत्रों को रट मारा। अवंती नरेश ने, राजा जी ने 3978 सूत्रों को रट दिया 6 महीने में। अब जब दरबार में 6 महीने के बाद जब इस बात पे चर्चा हुई तो गुणाढ़ ने कहा, राजन मैं आपकी परीक्षा लूंगा कि क्या वास्तव में आपको व्याकरण आ गई। गुणाढ़ ने राजा की परीक्षा ली और विद्वानों का एक ही है सबसे बड़ा कि वो डीप में जाते हैं, और सूत्र क्या है? डीप है। उन्होंने सूत्र पे सूत्र पूछे और सूत्र पे सूत्र राजा जी ने रट डाले थे, इसलिए राजा जी वहां जीत गए और ऐसी स्थिति में महासेन भी जीत गया। गुणाढ़ को राजपुरोहित की गद्दी छोड़नी पड़ी और वो राज्य छोड़ करके राज्य के बाहर एक जंगल में जा पहुंचे। इस जंगल में वो 2 वृक्षों के नीचे बैठे थे और उन 2 वृक्षों के ऊपर 2 पिशाच यानी प्रेत बैठे थे। उन प्रेतों के द्वारा जन सामान्य की प्रतिदिन कहानियां वो सुनाया करते थे और गुणाढ़ नीचे बैठ करके वो लिखा करते थे। यही कथाएं वृहत कथा में है। तो मित्रों यहां पर हमें देखने को मिलता है कि लोक कथा क्या होती है। तो मैं यहां कथाएं मैंने एक छोटी सी सुनाई, आपको ध्यान रखिएगा। कथा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नीति ज्ञान प्रदान करना है। यानी कि मेरा ये कहना नहीं है कि 6 महीने में व्याकरण सीख जाओगे। वहां और भी समस्या हुई थी। जब राजा जी पहुंचे थे अपनी रानी के पास व्याकरण का ज्ञान लेके 6 महीने का, तो रानी ने फिर उनसे व्याकरण के प्रश्न पूछ दिए और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर बिना अभ्यास के संभव ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में राजा जी बहुत परेशान हुए। एक समय ऐसा भी आया कि राजा इतने परेशान हो गए कि जंगल के लिए निकले, शिकार के लिए। तो वहां पर जब उन्होंने किसी शेर पे तीर मारा तो शेर के शरीर में से आर पार होकर के तीर निकल गया, क्योंकि शेर के शरीर में मांस ही नहीं था। ये क्यों नहीं था? क्योंकि प्रेतों की कहानी कौन लिख रहा था जंगल में? तो कहा, और ये प्रेतों की कहानी कौन सी? जो लोक कथाएं थी जनमानस की। और ऐसी स्थिति में सभी जीवों के प्राण सूख गए थे। तो मित्रों ये कहानियां हैं, और जब साहित्य शुरू होगा तब आपको इन कहानियों का और भी विस्तार से बताऊंगा कि आगे कहानी और क्या रही। तो मेरा यहां पर कथा शिक्षण को पढ़ाते समय नीति ज्ञान प्रदान करना है इसका मुख्य उद्देश्य। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई आपको। कथा शिक्षण की विधियां क्या होंगी, कहा कैसे पढ़ाऊं मैं बालक को। एक तो गहन अध्ययन विधि, पहली विधि है गहन अध्ययन विधि। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा है चित्र विधि। चौथी है कथा कथन विधि। जी हाँ, कथा कथन के बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान होगा। कथा अभिनय विधि और संवाद विधि, कुल 6 विधियों के माध्यम से आप कथा शिक्षण को समझा सकते हैं। गहन अध्ययन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, चित्र विधि, कथा कथन विधि, कथा अभिनय विधि और संवाद विधि, इनके माध्यम से आप बालक को बेस्ट से बेस्ट कथा सुना सकते हैं। कहा कैसे सुनाएंगे, एक एक विधि पे ध्यान दो। गहन अध्ययन विधि, इसका प्रयोग कहां होगा? इस विधि में व्याख्या के माध्यम से कथा में आए हुए क्लिष्ट कहते हैं कठिन शब्दों का गहन अध्ययन करवाया जाता है। जो कहानी के अंदर संस्कृत में जो बहुत कठिन शब्द है, कठिन शब्द का यहां मेरे सामने भावार्थ जो है मैं वो भी समझाऊंगा कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण बालक नहीं कर पाता है उनकी अध्यापक व्याख्या करता है। जैसे बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता। पुरुषार्थ एक कठिन शब्द आ गया है बालक के लिए। इसको समझाने के लिए आपको इसको
विशेष रूप से समझाना होगा, इसकी परिभाषाएं समझानी होंगी, तब जाकर के गहन पठन होगा। कथा को पढ़ाते समय हम बालक के साथ में प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। अध्यापक प्रश्न पूछता है। इस विधि में छोटे और सरल प्रश्नों के माध्यम से कथा को समझाया जाता है। जैसे गुणवती कन्या, ये पाठ है, गुणवती कन्या है एक पाठ आपके, जिस पाठ को पढ़ाते समय आप ये पूछ सकते हैं कि मुट्ठी भर चावल कौन लाया? कौन लाया भाई? श्रेष्ठ। कौन लाया? उसका नाम। श्रेष्ठी की पुत्री यानी धनवान की पुत्री ने क्या कहा? यानी प्रश्नों के माध्यम से आप यहां पर कथा को आगे बढ़ा सकते हैं। कहा चित्र विधि। चित्र विधि के माध्यम से कैसे? इस विधि के माध्यम से बालकों को कथा निर्माण करना एवं अध्यापन कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? कथा का निर्माण किस में करवाओगे? चित्रों को दिखा करके बालकों को चित्र दिखाओगे। कैसे? याद कीजिए, बालक के कक्षा 6, 7, 8 में एक प्रश्न बनता है, जैसे आपके 9, 10 में बना था, थ्रस्टी क्रो की फोटो क्रो की मटके पे एक कौवा बैठा रख करके चित्र दिखा करके फिर आपसे प्रश्न आप पूछेंगे बालक से, वो बताएगा, निर्माण करेगा कथा का, खालिस्तान दे करके फिर पूछा जाता है इसमें, और चित्र दिखा करके आप बालक से संस्कृत में मंजूषा पेटिका दी जाती है। छोटी सी ऊपर पेटिका होती है, कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को वहां पर रखना होता है संस्कृत में। ठीक है, इससे आप कथा शिक्षण का विकास करवा सकते हैं। आगे आइए, कथा कथन विधि। कथा कथन, अध्यापक कहानी को कथावाचक की तरह सुनाता है। जी हां, कथावाचक की तरह सुनाएगा, और कथा के अंदर और जो कथाएं हैं, अंतः कथा, कथाओं को जोड़कर उस कहानी को, उस कथा को स्पष्ट अर्थ मौखिक रूप से बताएगा। बालकों को मौखिक रूप से ही कथा कथन विधि में उसका अर्थ स्पष्ट करेगा। कौन? अध्यापक। इसी प्रकार कथा अभिनय विधि। अभिनय का साफ अर्थ है कक्षा में फिल्मांकन। कहानी जो है उसे पात्रों में विभक्त करके फिर कहानी शुरू की जा सकती है अभिनय के माध्यम से, तथा अध्यापक अपने हाव भावों के द्वारा कक्ष में कथा को सजीव बना सकता है। बिल्कुल सजीव बन जाती भाई, अब जब आप कहानी सुनाओगे तब। और संवाद विधि, डायलॉग विधि, डायलॉग मेथड। संवाद विधि में क्या होता है? इस विधि में अध्यापक कथा को संवाद शैली में पढ़ाता है। संवाद शैली में कहानी को पढ़ा रहा है, इसके लिए आप कौन सी कहानी लेंगे? संस्कृत में सोच के देखिएगा, क्योंकि एक होता है नाटक और एक होता है संवाद शैली। जैसे कि हमारी भगवत गीता है, भगवत गीता के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, माना कि वह एक पद्यात्मक ग्रंथ है, किंतु यदि हम देखें उसको और उसकी कहानी सुनाएं, भगवत गीता में क्या क्या कहा, तो हम बालक को किसके? कृष्ण के और अर्जुन के जो वाक्य हैं उनको बोल करके हम यहाँ पर कहानी को सुना सकते हैं। महाभारत की है, रामायण की है, संवाद शैली में ही यहाँ पर छात्रों को कथा में आए हुए, इसमें क्या होता है, कथा में आए हुए क्या किया जाता है? सभी पात्रों की जानकारी सर्वप्रथम प्रस्तुत करता है। किसमें? संवाद शैली विधि में अध्यापक सबसे पहले क्या करता है? जो कथा में जितने भी पात्र हैं उनको सर्वप्रथम बालकों को बताता है। इसके बाद संवाद के माध्यम से कथा शिक्षण कार्य किया जाता है। अब यहां पर एक बात है, सिंपल था सब कुछ, जहां कोई बड़ा नहीं था। अब यहां पर आपको देखिएगा प्रश्न कैसे बन सकते हैं। उससे पहले मैंने कुछ नोट लगाए हैं, वो ध्यान कर लीजिएगा। ये नोट क्या लगाए हैं वो देखो कि कथा शिक्षण की प्राथमिक स्तर की
श्रेष्ठ विधि कौन सी है, कथन विधि या कथा कथन विधि, प्राथमिक स्तर पर। लेकिन यदि मैं माध्यमिक स्तर पर जाऊं या उच्च माध्यमिक स्तर पर मैं कथा पढ़ा रहा हूं, कथा शिक्षण की, तो मित्रों प्रश्नोत्तर विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि। याद कीजिएगा, गद्य शिक्षण मैंने पढ़ाया, वहां गद्य की प्राथमिक कक्षाओं की उद्बोधन विधि और उच्च कक्षाओं की कौन सी, खंडान्वय विधि थी। वहीं पर कथा शिक्षण में प्राथमिक कक्षाओं में कथन और कथा कथन विधि है, वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रश्नोत्तर विधि होगी कथा शिक्षण की। ये ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद में उच्चारण शिक्षण लाता हूं। मित्रों, उच्चारण क्या होता है? मौखिक रूप, उच्चारण कहते हैं मौखिक रूप को। लेकिन मौखिक रूप को जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। चाहे वो किसी भाषा में करवा रहे हो, आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। कैसे? देखो मैंने क्या कहा, उच्चारण का अभिप्राय या तात्पर्य शुद्ध उच्चारण से है, शुद्ध उच्चारण से है। क्योंकि बालक दो ही प्रकार से अभिव्यक्ति कर पाता है, दो माध्यम से ही बालक अभिव्यक्ति कर पाता है, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से। और उच्चारण हमेशा क्या होता है? मौखिक होता है। ध्यान रखिएगा, उच्चारण हमेशा मौखिक होता है, लिखित नहीं होता है। और लेकिन अभिव्यक्ति बालक कितने प्रकार से कर सकता है? या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से। अब आपको यह ध्यान रखना है मौखिक उच्चारण में क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, इसे शुद्ध उच्चारण भी कहते हैं। किसे? मौखिक उच्चारण को शुद्ध उच्चारण भी कहा जाएगा। कहा शुद्ध उच्चारण के लिए भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। अध्यापक को, सबसे पहले अध्यापक जो पढ़ाने वाला है उसे शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए, वो भी व्याकरण का। और फिर बालक को, क्योंकि वो तो अनुकरण करेगा बालक। क्लियर हो गया दिमाग में? तो बालक जो है व्याकरण का शुद्ध उच्चारण तभी करेगा जब अध्यापक शुद्ध बोलेगा। आगे बढ़ो। का उच्चारण करते समय गति, यति, लय, विराम, बलाघात, शुद्ध उच्चारण, सुस्वरता आदि का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। उच्चारण करते समय बोलने का तरीका, गति, तेज, धीरे, ज्यादा, ऊपर, नीचे, हाई, सब कुछ ध्यान होना चाहिए। तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का? गति का, यति का, रुकने का, लय, विराम, कहां रुका जाए, बलाघात, उच्चारण, शुद्ध उच्चारण और सुस्वरता का ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी होता है। एक कदम आगे बढ़ जाओ। कहा उच्चारण में कि अशुद्ध होने के क्या कारण हैं और अशुद्ध जो दोष हैं। देखो, अशुद्ध उच्चारण के कारण, सबसे पहले तो ये देखो कि अशुद्ध उच्चारण होने के कारण होते क्या हैं उच्चारण शिक्षण में। एक तो अज्ञानता, ज्ञान ही नहीं है और वो बोला जा रहा है उस भाषा को, उस शब्द को बोले जा रहे हैं। कई बार देखा ना आपने, अंग्रेजी में लोग बाग गांव के बोल जाते हैं, इंटेलिजेंट शब्द होता है, क्या बोल जाते हैं? इंटेलिजेंट। कभी अर्थ दोनों का सोचिएगा, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। नपुंसक होता है या फिर बुद्धिमान होता है, जरा सा चेक कीजिएगा। इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट, अज्ञानता की वजह से अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। प्रयत्न लाघव, ध्यान है, प्रयत्न लाघव क्या होता है? हमारे हिंदी भाषा की बात करें तो मास्टर साहब को मास्टर साहब बोल जाता है। यस, बहुत जल्दी ही आप लघुता, यानी कि आप कोशिश नहीं करते पूरे शब्द का ही और पहले उसका उच्चारण कर दिया। फिर कहा भावाभिरेति, बोलने का जो भाव है, कई बार गुस्से में, कई बार गुनगुना, यानी कि हम भिनभिनाना। हाँ, हम भिनभिना देखे कौन मारे तो आप क्या कर रहे हैं? अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। भ्रम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उच्चारण करने में। सबसे बड़ा दोष ही मैं ये मानूंगा कि भ्रम सबसे बड़ा, क्योंकि भ्रम के विषय से ही अज्ञानता आती है, प्रयत्न लाघव आता है,
भावातिरेक होता है, और या फिर क्षेत्रीय प्रभाव। क्षेत्रीय प्रभाव बहुत बड़ा है। जैसे मित्रों संस्कृत में बोला जाएगा सिंह, लेकिन जब मैं इसी को ही हिंदी भाषा में बोलूं तो बोलने पर बोलते क्या है सब, सिंह। अबे सिंह कहां से हो गया, इट्स रॉन्ग, गलत है ये। सिंह, सिंह कहां, क्या होता है सिंह? तो ये क्षेत्रीय प्रभाव आ रहा है। ये लो, क्षेत्र प्रभाव। कहां? मौखिक उच्चारण के दोषों का कारण क्या है? मैंने पहले लिखा अशुद्ध उच्चारण के कारण। अब ये मौखिक बोलते समय सबसे बड़ा कारण क्या है? नंबर 1 बलाघात, सबसे बड़ा है आघात करना, किसी शब्द पे बहुत जोर दे देना, लास्ट वाले मास्टर, गड़बड़ हो गया। व्याकुलता, किसी चीज को, खुशी को या गम को या किसी और प्रॉब्लम को फटाफट 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 बोलना, व्याकुलता। भयभीत है बालक, इसलिए आधे अधूरे शब्द बोल रहा है। अस्पष्ट पठन, यदि आपका गलत है पठन, पढ़ने का तरीका, तो बालक भी शुद्ध नहीं पढ़ सकता। और मूर्धन्य पठन, जीभ का, याद कीजिएगा, ट, ट जीभ मुड़ गई है, ट। ये तय, तय, दांत टच होते हैं तय में, और ऐसी स्थिति में जब आप तय को तय और तय को टय बोलोगे तो ये मूर्धन्य पठन की वजह से ये समस्या होती है। इसीलिए कहा मैंने मित्रों कि जब मैं आपको आगे समझाऊं तो यहां विधियां समझाऊंगा, आप इन बालकों की इस समस्या को कैसे खत्म करें, कैसे उच्चारण पढ़ाएं। नंबर 1, पहले अभ्यास करवाओ, अभ्यास विधि, फिर अनुकरण करवाओ, अनुकरण विधि, वाक्य संशोधन करवाओ, परिष्कार विधि का प्रयोग करो, व्यवहार का प्रयोग करो और निरीक्षण विधि का प्रयोग करो। 6 विधियों का प्रयोग हो रहा है। हमने 6 ही विधियों का प्रयोग किया था अनुवाद में, और यहां भी 6 विधियों का प्रयोग करने वाले हैं। अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, वाक्य संशोधन विधि, परिष्कार विधि, व्यवहार विधि और निरीक्षण विधि। इन सभी विधियों का आपको अब यहां मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूं, कैसे उच्चारण शुद्ध करवाओगे। नंबर 1, अभ्यास कैसे करवाओगे? तो पहले अध्यापक खुद अभ्यास करके आए। इस विधि में छात्रों को जटिल वाक्यों के उच्चारण का अवसर दिया जाता है, कठिन से कठिन शब्द बोलने की कोशिश करवाई जाती है, और यह कोशिश तथा अध्यापक स्वयं भी कठिन शब्दों को बार बार उच्चारण करके अभ्यास करवाता है। अवसर मिलना चाहिए बालक को, अभ्यास का अवसर बालक को मिलना चाहिए। जैसे मेरे एक शब्द लिखा है प्रत्युत्पन्नमति, देखिए ना टाइट है, प्रत्युत्पन्नमति, 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 बड़ा कठिन शब्द भाई। इस पर अभ्यास करना होगा, तभी जाकर के बालक उच्चारण शुद्ध कर पाएगा। अनुकरण विधि, बालक से बार बार उच्चारण करवाओ। इस विधि में अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारित शब्दों, वर्णों का छात्र छात्रा अनुकरण करते हुए वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिससे विद्यार्थियों के उच्चारण स्थान एवं विभक्तियां का शुद्ध प्रयोग करना आ जाता है। किनको? बालकों को। क्या होता भाई? अनुकरण विधि से उच्चारण कैसे शुद्ध करवाओगे भाई? उच्चारण में याद रखिएगा, सबसे पहले तो वर्णों का ही खेल होता है। शब्द तो है ही अपनी जगह, जब तक वर्णों का सही उच्चारण नहीं होगा तब तक शब्दों कहां से होगा। जैसे आप माहेश्वरी सूत्र में देखेंगे तो 7वां एक सूत्र आता है, कौन सा? य म न न म।
मा, सारे नाक से बोल रहे हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? यम गणनम। यम गणनम कब से होने लग गया? यह कहां है? ये है यम। याद करवाता हूं, अधिकांश बालक इसे ज्ञान बोलते हैं। यदि ये ज्ञान है तो फिर ये क्या है? ये मित्रों ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान। विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान होता है। और ऐसी स्थिति में क्यों गलत हो रहा है उससे उच्चारण? ये ज्ञान क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे इस ये का उच्चारण ही नहीं करना आता। उसने अभी भी 5वीं क्लास तक जो पढ़े हुए थे वर्ण, उनके आधार पे चल रहा है। कै खे गे घे णे खाली, टे चे छे झे झे णे, वो भी णे, टे ठे ढे ढे णे, वो भी णे। इसीलिए कहा माहेश्वरी सूत्रों का आपको अभ्यास करवाना होगा, फिर अनुकरण करवाना होगा, तब जाके उच्चारण शुद्ध होगा। इसी आधार पर मैं वाक्य संशोधन विधि का प्रयोग करूंगा। जब बालकों के शब्द शुद्ध होंगे, जब बालकों के वर्ण उच्चारण शुद्ध होंगे, तो ही तो मैं वाक्य का प्रयोग करूंगा। कैसे? इस विधि में अध्यापक शामपट पर लिखकर बालकों द्वारा अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण किए गए वाक्यों का संशोधन करवाता है। शामपट के प्रयोग करना होगा आपको। और कैसे प्रयोग करना होगा? कि जो बालक के द्वारा अशुद्ध हुआ वाक्य उसे आपको शुद्ध करवाना होगा। मैंने वाक्य लिखा है, देखना। बालक ने लिखा है अशुद्ध स, ठीक है, स। ये देखिए क्या किया उसने, ये न को बिंदी बना डाला है, जबकि न था वो न नहीं है, न पूरा कर डाला है। यहां ठीक है, पचंती में विसर्ग लगा डाला है। और शुद्ध क्या है? स तंडुलान ओदनम पचती। वाक्य संशोधन विधि का प्रयोग करना होगा। इस विधि में लिखित और मौखिक दोनों कार्य होंगे, और ये दोनों कार्य अध्यापक स्वयं कक्षा में करेगा। कैसे? स शिष्याय समक्रुध्यति। बालक के द्वारा अशुद्ध कर दिया, उसको ये याद रह गया कि क्रुद्ध धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन बालक को यह याद नहीं रहा कि क्रुद्ध धातु के पहले यदि कोई उपसर्ग हुआ तो द्वितीय विभक्ति होगी। उच्चारण करवाना है भाई, लिखित भी होगा और मौखिक भी होगा, दोनों कार्य इसमें होंगे। परिष्कार विधि। परिष्कार क्या होता है? परिष्कार का मीनिंग होता है शुद्धिकरण। कहा इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से काठिन्य निवारण या अनुवाचन या प्रश्नोत्तर के समय किया जाता है। या तो कब किया जाता है? काठिन्य निवारण कब किया जाता है? काठिन्य निवारण के समय। किसका? परिष्कार विधि का। परिष्कार का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण। काठिन्य निवारण, अनुवाचन या प्रश्नोत्तर के समय इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गलतियां सबसे ज्यादा यहीं आती हैं। कठिन शब्द आ जाए, बालक उच्चारण करते समय या फिर उत्तर देते समय बालक से अशुद्धियां उच्चारण में होती हैं। बालकों द्वारा अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए। व्यवहार विधि। यह व्यवहार विधि क्या है? व्यवहार यानी बच्चों के साथ में घुल मिल करके। इस विधि में बालकों को संस्कृत का ज्ञान व्यवहारिक रूप से दिया जाता है। कैसे? तो देखिएगा, अध्यापक वाक्य लिख रहा है, स बालकः अस्ति, वह बालक है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है बालक से, स के अस्ति, स के अस्ति, उत्तर बालक का बालकः। व्यवहार में व्यवहार कर रहे हो आप बालक से, बालकः उच्चारण आपने ये करवा करके उसका बालक की जगह बालक है कहना शुरू करवा दिया। बालक के ये विधियां क्लियर दिमाग में आपने बालक को याद करवा दिया, व्यवहार विधि का प्रयोग करवा दिया है। एक और है निरीक्षण विधि। मित्रों, निरीक्षण विधि क्या है?
अवलोकन विधि। कहा इसे मैं अवलोकन विधि भी कह दूं। इस विधि में नवीन एवं वर्तमान में उपयोगी वस्तुओं को दिखाकर उनके नाम संस्कृत में बताकर उच्चारित करवाने के बाद अध्यापक द्वारा अवलोकन किया जाता है। देखिएगा उच्चारण शिक्षण में क्या करवा रहे हो। आपने हिंदी में ये 3 शब्द लिखे, देखो, आम फल, चौक या डस्टर। ठीक, अब आपको बालक के व्यवहार में ये देखना है। अध्यापक अब देखेगा, पहले समझाएगा, फिर उसका उच्चारण देखेगा। आम्र फलम, बच्चा आम्र बोल पाया कि नहीं बोल पाया, निरीक्षण करेगा। चौक को क्या कहता है? सुधा खंड या श्वेत खंड कहा जाता है। डस्टर को क्या कहा जाएगा? मार्जनी। बालक की तरफ देखा जाएगा कि बालक कर भी पा रहा है कि नहीं पा रहा। शुद्ध उच्चारण, निरीक्षण विधि का यहां प्रयोग आप करेंगे। इसीलिए कहा कि निरीक्षण एक सबसे बड़ा क्या है? अवलोकन करना। निरीक्षण क्या होता है भाई? अवलोकन। और अवलोकन किया जाएगा अध्यापक के द्वारा, बालक के द्वारा भी होता है। जी हां, पढ़ाए हुए पाठ का जब बालक सुना, बोर्ड पे लिख रहा है, कौन? अध्यापक लिख रहा है। उस समय जो वो देख रहा है बालक उस शब्द को, तो वहां वो देख रहा है कि मैंने वही लिखा है ना जो बोर्ड पे लिखा है। तो निरीक्षण बालक भी करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार इसको हम क्या कह देते हैं? केस स्टडी। ठीक है, तो मित्रों ये थी विधियां आपकी कथा शिक्षण की और उच्चारण शिक्षण की। इन पर कैसे प्रश्न बनते हैं मैं क्लासरूम में बताता रहूंगा आप लोगों को। आप तैयार रहिएगा। ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं मुकेश दीवान। राधे राधे, जय सिया राम।